हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमआर क्लासेस। पिछले लेक्चर में मैंने आपको पर्सनॉलिटी 3.4 कंप्लीट करा दिया था, तो इस लेक्चर में आपको पर्सनॉलिटी 3.5 से स्टार्ट करूंगा। तो पर्सनॉलिटी 3.5 का आपको ब्रज गुणन विधि से हमें निकालना है एक्स एंड वाई का मान। ठीक है, दो समीकरण आपका दिया रहेगा। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, दो समीकरण दिया होता था तो कैसे निकालते थे, पहले सब समीकरण युग्म बनाते थे। ठीक है, उसके बाद क्या करते थे, हमने कौन कौन सा मेथड पढ़ा था दो समीकरणों को सॉल्व करने के लिए, ग्राफ मेथड से पढ़ा था, समीकरण एक्स एंड वाई का मान निकाले थे। फिर उसके बाद प्रतिस्थापन विधि से एक्स एंड वाई का मान निकाले थे। फिर उसके बाद हमने विलोपन विधि से एक्स एंड वाई का मान निकाले थे। ठीक है, जब दो समीकरण आपका दिया होगा। इस पहले पर्सनॉलिटी 3.5 में क्या करेंगे, दो समीकरण दिया होगा उन्हें हम ब्रज गुणन विधि से हम एक्स एंड वाई का मान निकालेंगे। ठीक है ना। ओके, अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 1 पर। अब हम पर्सनॉलिटी 3.5 का प्रश्न नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। तो निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे ब्रज गुणन विधि से सॉल्व कीजिए, यही ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, यही आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में आपका 4 पार्ट है, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट। ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है। ठीक है, सबसे पहले इन चारों पार्टों में आपका दो इक्वेशन दे रखा है। देखो दो समीकरण दे रखा है, एक दो। ठीक है, चारों में दो समीकरण आपका दे रखा है। इसको सबसे पहले हम चेक करेंगे। ठीक है, किसका एक अद्वितीय हल है, ठीक है, कोई हल नहीं है, या अपरिमित रूप से अनेक हल। तीनों में अगर जो ये वाला केस बने, अद्वितीय हल की स्थिति में अगर जो बने ये वाला केस, ठीक है, तो उसे हम ब्रज गुणन विधि से सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब ये क्या होता है, एक अद्वितीय हल क्या होता है, कोई हल नहीं है, ये क्या होता है, या अपरिमित रूप से अनेक हल कब होता है, ये चीज मैंने आपको पर्सनॉलिटी 3.2 में 3.3 में भी समझा रखा है। ठीक है, आप वो लेक्चर देख लेना। ठीक है, आपको इजी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन एक बार मैं आपको यहाँ पर डिटेल एक बार फिर से मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है ना, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। ओके, अब हम प्रश्न नंबर 1 कराने से पहले मैं आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ठीक है, ये एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूँ। पहले भी मैंने आपको पर्सनॉलिटी 3.2 में बता रखा था कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म यहाँ पर 3 केस बनता है। तीनों के साथ आप याद कर लोगे तो पर्सनॉलिटी 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 सारे प्रश्नों आप इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्या आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण का ये व्यापक रूप है, जनरल फॉर्म है। तो यहाँ पर समीकरण नंबर 1 है, यहाँ पर समीकरण नंबर 2, यहाँ से आपका दो केस निकलता है, यहाँ से आपका 3 केस निकलता है। तो तीनों केस आपका क्या है, ठीक है, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, ये केस नंबर 1 है आपका। ठीक है, तो ये आपका कहाँ से, ये आपका रिजल्ट निकल के आता है, 3 रिजल्ट निकल के आता है। ठीक है, तो दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, ये आपका ग्राफ वाला मेथड मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है, अब सेकंड आपका क्या है, रिजल्ट क्या है आपका, अद्वितीय हल होगा, यानी कि केवल एक हल मिलेगा। ठीक है ना, सेकंड पॉइंट आपका। थर्ड पॉइंट आपका क्या है, रैखिक समीकरण युग्म संगत होगा। ठीक है, रैखिक समीकरण युग्म जो होगा ये संगत होगा, ये थर्ड पॉइंट आपका। तीनों पॉइंट आपको याद होना चाहिए। ठीक है, इस वाले केस के लिए, केस नंबर 1 के लिए a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो ये तीनों केस सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है ना, कोई एक सब पूछ देगा एग्जाम में। ठीक है, फिर उसके बाद हमें इसको चेक करके बताना होगा। ओके, अब केस नंबर 2 आपका क्या है, देखो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ठीक है, यहाँ से आपका निकल के आ रहा है केस नंबर 2। तो आपका पहला पॉइंट आपको क्या याद करना है, दोनों रेखाएं समपाती होंगे। ठीक है, ये ग्राफ वाले मेथड से मैंने आपको बताया था। अब सेकंड पॉइंट क्या याद करना, अपरिमित रूप से अनेक हल मिलेगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, अनेक हल मिलेगा। ओके, अनेक हल क्यों मिलेगा ये भी मैंने आपको ग्राफ मेथड से बता रखा है। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट आपका क्या है, रैखिक समीकरण युग्म संगत होगा। ठीक है, इसमें भी संगत होगा और इसमें भी संगत होगा। ठीक है, यानी कि केस नंबर 1 में आपका संगत होगा रैखिक समीकरण युग्म, और केस नंबर 2 में भी आपका संगत होगा रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, अब केस नंबर थर्ड आपका क्या है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 को। तो पहला पॉइंट आपको क्या याद रखना है, दोनों रेखाएं समांतर होंगी। ठीक है, इसके बाद सेकंड पॉइंट आपको क्या रखना है, याद क्या करना है आपको, कोई हल नहीं मिलेगा, इसमें आपको कोई हल नहीं मिलेगा। ठीक है ना, ओके। और थर्ड पॉइंट आपको क्या याद करना है, रैखिक समीकरण युग्म असंगत होंगे, इसमें क्या होगा, असंगत होगा। ठीक है, यानी थर्ड वाले केस में असंगत होगा, बाकी दो केस में क्या होगा, आपका संगत होगा। ठीक है ना, जो आपका रैखिक समीकरण युग्म दिया होगा, दो समीकरण जो आपका दिया होगा। ठीक है ना, तो आपको क्वेश्चन में कोई एक दे देगा, आपको कोई एक दे देगा। ठीक है, तीनों केस आपको चेक करना पड़ेगा कौन सा केस आपका सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है ना, अब इसमें क्या दे रखा है, देखो अद्वितीय हल, कोई हल नहीं, या अपरिमित रूप से अनेक हल। तो आपका कौन कौन सा यहाँ पे हम देखेंगे, ये वाला देखेंगे। ठीक है, और ये वाला देखेंगे, और ये वाला देखेंगे। ये तीनों आपका क्वेश्चन में पूछा है, कोई एक होगा आपका, कोई एक केस आपका बनेगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं, अब क्वेश्चन को हल करते हैं इसका। अब हम प्रश्न नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट आपका क्या है, देखो ये आपका इक्वेशन दे रखा है, समीकरण नंबर 1 हमने दिया क्या आपका, इसको हमने समीकरण नंबर 1 मान लिया और इसको हमने समीकरण नंबर 2 यहाँ पर मान लिया। ठीक है, अब आपका प्रोसेस क्या होता है, ठीक है, ऐसे ही प्रोसेस मैंने आपको पर्सनॉलिटी 3.2 में आपको बता रखा था। ठीक है, a1 b1 c1
A2 B2 C2 कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो समीकरण नंबर 1 यानी कि समीकरण नंबर 1 को व्यापक रैखिक समीकरण क्या होता है, A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 से तुलना करने पर क्या मिलेगा। ऐसे हम समीकरण नंबर 2 को भी व्यापक रैखिक समीकरण A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से तुलना करने पर हमारा क्या मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्या मिलेगा, समीकरण नंबर 1 से A1 B1 C1 की वैल्यू और समीकरण नंबर 2 से आपका क्या मिलेगा, A2 B2 C2 की वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से सबसे पहले कंपेयर करते हैं, ठीक है। x वाला टर्म x के सामने, y वाला टर्म y के सामने, अचर पद के सामने अचर पद के सामने हम कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो x वाला के x के सामने कंपेयर करोगे तो देखो A1x बराबर लिख सकते हो ये x के, ठीक है। तो यानी x से x कट गया यानी कि A1 बराबर क्या आ गया, 1 आ गया, ओके। अब देखो उसके बाद क्या करेंगे हम b वाला y के सामने y वाला कंपेयर करेंगे, ठीक है ना। तो यानी कि B1y बराबर -3y, y से y कैंसिल यानी कि B1 बराबर क्या आ गया, यहाँ से आपका B1 बराबर आ गया -3, ओके। अब इसके बाद देखो अचर पद यानी कि C1 के सामने ये वाला वैल्यू है यानी कि C1 का कंपेयर करेंगे, अचर पद का कंपेयर -3, इसके सामने का वैल्यू क्या है, -3 है। तो आपका यहाँ से आएगा A1 B1 C1, ठीक है। अब यहाँ से आपका आएगा A2 B2 C2 निकालेंगे। इसके लिए कंपेयर करो x का x के सामने कंपेयर करेंगे यानी कि A2x बराबर 3x, x से x कैंसिल, A2 बराबर 3 आ जाएगा। इसके बाद y वाला y के सामने कंपेयर करते हैं यानी कि -B2 सॉरी ये B2 y बराबर -9y, y से y कैंसिल, ठीक है। यानी कि B2 कितना आ गया आपका, B2 आ गया -9, ओके। अब देखो अचर पद C2 है, C2 के सामने वैल्यू क्या है, अचर पद का -2 है यानी कि C2 कंपेयर करोगे C2 बराबर -2, ओके। इतना आ गया ना समझ में। यहाँ से हमारा मिल गया A1 B1 C1 की वैल्यू, यहाँ से हमारा मिल गया A2 B2 C2 की वैल्यू मिल गया, ठीक है ना। अब इसके बाद देखो क्या करेंगे हम, इसके बाद हम रेशियो निकालेंगे, ठीक है, अनुपात निकालेंगे। पहले हम A1 A2 बराबर निकालेंगे, ठीक है। A1 A2 आपका क्या है, देखो A1 1 है और A2 क्या आपका 3 है, ये आपका आ गया। अब B1 B2 निकालेंगे, ठीक है। B1 B2 निकालो तो B1 B2 क्या, B1 -3 और B2 क्या आपका -9, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 3 का 9 यानी कि 1/3, ठीक है ना। अब C1 C2 निकालोगे, देखो C1 क्या -3 है और C2 क्या -2 है, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल यानी कि 3/2। तो आपका कौन सा केस बना है, ये आपका थर्ड वाला केस बना है, ठीक है। देखो चूंकि सिंस A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 को, ये आपका केस नंबर 3 बन रहा है, ठीक है। देखो A1/A2, ठीक है, बराबर है B1/B2, A1/A2 का हमने वैल्यू निकाला 1/3, B1/B2 का वैल्यू निकाला 1/3, आपस में बराबर है। लेकिन C1/C2 बराबर नहीं है आपका, देखो C1/C2 आपका 3/2 है, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू भी लिख सकते हो, यहाँ पर 1/2 का A1/A2 का वैल्यू क्या है आपका 1/3 और B1/B2 का वैल्यू क्या है 1/3, लेकिन बराबर नहीं है, ये 3/2 की, ये आपका सही है, देखो बराबर नहीं है आपका, ठीक है। यानी कि आपका थर्ड केस आ रहा है। तो थर्ड वाला केस आपका क्या था, ठीक है, थर्ड वाले केस में आपका कोई हल नहीं मिलता हमारा, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख देंगे दी गई रैखिक समीकरण U दी गई रैखिक समीकरण U का कोई हल नहीं होगा, ठीक है ना। ये आपका कोई हल नहीं होगा। थर्ड वाला केस आपका सेटिस्फाई कर रहा था, यानी कि आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो। अब देखो फर्स्ट वाले केस में हमें क्या मिला, कोई हल नहीं मिला है, ठीक है। तो हमें व्रज गुणन विधि से सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। अगर जो अद्वितीय हल मिलेगा, सिर्फ एक हल मिलेगा, तभी हमें उसे व्रज गुणन विधि से सॉल्व करना है, ठीक है। यानी फर्स्ट वाला पार्ट कंप्लीट हो गया और सेकंड वाला पार्ट देखो, ठीक है, इतना तो आपको करना ही होगा, ठीक है। ये तो आपको हर एक स्टेप में करना होगा, ठीक है ना। तो फर्स्ट सेकंड वाला आपका क्या है पार्ट 2x + y - 5, देखो ये +5 है, ठीक है, मैंने इधर लेफ्ट साइड में लाया तो -5 हो जाएगा बराबर 0। इस फॉर्म में आपको लिखने आना चाहिए, ठीक है। ये वाला फॉर्म को आपको लिखने आना चाहिए, इस फॉर्म में हमेशा आपको लिखना है, ठीक है। ऐसे आपका ये वाला फॉर्म दिया तो हमने 8 को इधर लाया, ठीक है, 8 को हमने इधर लाया है, ठीक है ना। तो -8 हो जाएगा आपका बराबर 0, या कुछ समीकरण नंबर 2 मान लिया। ऐसे हम इसके व्यापक रैखिक समीकरण से तुलना करेंगे, इसके हम व्यापक रैखिक समीकरण से तुलना करेंगे। तो यहाँ से हमारा A1 B1 C1 और यहाँ से हमारा A2 B2 C2 मिल जाएगा, ठीक है। देखो तुलना करो, देखो क्या मिल रहा है। ये तो आपका हर एक स्टेप में आपको इतना करना ही होगा, ठीक है ना। अब देखो
अब x के सामने x का इस बार कंपेयर यहाँ पर करोगे तो क्या मिलेगा a1x, ये आपको 2x है तो 2x हमने ये ले लिया, ठीक है। x से x कट गया यानी a1 आपका क्या मिल गया 2 मिल गया। ऐसे हम b1y के सामने y के सामने y का करेंगे, ठीक है। तो यानी कि ये आपका क्या होगा, ये आपका y आपका देखो प्लस y तो प्लस y लीजिए, y से y कैंसिल है, b1 क्या होगा +1 मिल गया। अब c1 आपका क्या है, c1 ये है और c1 ये आपका c1 -5, ठीक है ना। यहाँ से मैंने कंपेयर कर लिया। अब इसको कंपेयर करते हैं समीकरण नंबर 2 को, देखो क्या मिलता है a2x, x के सामने x का करेंगे तो a2 बराबर ये क्या मिल गया 3x, x कट गया यानी कि a2 3 मिल गया, ठीक है। ऐसे y के सामने करेंगे, ये आपका देखो क्या मिल रहा है b2y + 2y, y से y का कैंसिल यानी कि b2 कितना मिल गया 2 मिल गया, ठीक है। अब c2 यानी कि अचर पद क्या आपका -8 है, इसका कंपेयर कर लिया, ठीक है। यहाँ से आपका मिल गया। अब देखो रेशियो निकालेंगे, ठीक है। a1/a2 तो a1/a2 आपका क्या है देखो 2 और 3, तो a1 आपका क्या है 2/3, b1/b2 देखो 1, b1 1 है, b2 कितना है 2 है। अब देखो c1/c2 क्या है, c1 आपका क्या है -5 है, ये आपका क्या है -8 है, यानी कि 5/8 है। अब देखो हमारा क्या बन रहा है, ध्यान से देखो a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 को, यहाँ से आपका मिल रहा है ना पहला वाला रिजल्ट मिल रहा है, पहला केस आपका बन रहा है, यानी कि सिंस a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 को, ठीक है। चार्ट में देखना जो मैंने तीनों केस बनाया है, तो आपका केस नंबर 1 बन रहा है आपका, ठीक है। केस नंबर 1 बन रहा है तो आपका क्या हो गया, ये आपका इसका मान रख दो पहले 2/3, ये बराबर नहीं है 1/2 को, इसलिए आपका क्या बन रहा है, ये आपका क्या होगा, पहला केस पर क्या था, इसमें आपका क्या होगा एक अद्वितीय हल होगा, यानी कि केवल एक हल मिलेगा। अतः दी गई रैखिक समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल होगा, ठीक है। यानी कि सिर्फ एक हल होगा इसका, ठीक है ना। तब इस केस में हमका यानी कि अद्वितीय हल होगा, इसके लिए हमें क्या करना, वृत्त गुणन विधि से इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है और x और y का मान निकालना है। चलो इसको हम सॉल्व करते हैं वृत्त गुणन। अब हम वृत्त गुणन विधि से x और y का मान निकालेंगे, ठीक है। तो वृत्त गुणन विधि क्या होता है आपका, ठीक है। इसको मैं एक बार सॉल्व कर देता हूँ जनरल फॉर्म में, उसी को जनरल फॉर्म में एक फार्मूला मैं आपको बता दूंगा, उसी फार्मूला को आपको पुट करके a1 b1 c1 का मान पुट करके हम x और y का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले प्रोसेस देखते हैं क्या होता है प्रोसेस आपका। ये आपका क्या होता है जनरल फॉर्म होता है, ठीक है, रैखिक समीकरण, व्यापक रैखिक समीकरण युग्म का, ठीक है। तो ये आपका समीकरण नंबर 1 है, समीकरण नंबर 2 है, ठीक है, ये इस टाइप का है, ठीक है ना। ये आपका अब देखो इसका कैसे लिखेंगे, पहले हम x लिखेंगे, ठीक है, फिर y लिखेंगे, फिर हम 1 लिखेंगे, ठीक है ना। अब देखो अब x y 1 ये आपको हर एक स्टेप में करना है, ठीक है। अब x वाला लिखेंगे तो ये x वाला हमें नहीं लेना है, ठीक है। तो y और अचर पद वाला हमें लेना है, ठीक है। सबसे पहले y का गुणक b1 है तो b1 लिख लेंगे, y का गुणक b2 है तो हम b2 लिख लेंगे, ठीक है। अब c1 देखो c1 अचर पद लिखेंगे, यानी कि c1 का c1 लिखेंगे और c2 लिखेंगे, ठीक है, ये अचर पद लिखेंगे, ठीक है। इसका गुणांक नहीं लिखेंगे, ये अचर पद लिखेंगे c1 c2। अब देखो ये आपका x वाला हमने लिख लिया, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे y वाला लिखेंगे, तो y वाला लिखोगे तो y वाला हमें नहीं लेना इस बार, ये वाला y वाला हमें नहीं लेना है, ठीक है। ये पूरा हमें नहीं लेना है, कौन सा लेना है हमें, देखो ये वाला हमें नहीं लेना है, ठीक है। क्या जो बचेगा वही लेंगे। इसके बाद क्या बच रहा है c1 c2, तो y के सामने c1 c2 लिख लिया। फिर इसके बाद क्या बच रहा है आपका a1 a2, तो हम a1 a2 हम ले लेंगे, ठीक है ना। ओके, अब हमारा y वाला भी हमने ले लिया। अब हम अचर पद लिखेंगे, ठीक है। अचर पद देखो कैसे लिखेंगे, अचर पद हम 1 हम लेकर चलना है, ठीक है। अचर पद कैसे लिखोगे, देखो अचर पद ये वाला आपका c1 c2 होता है, ठीक है ना। तो c1 c2 आपका क्या अचर पद है, तो ये वाला हमें नहीं लेना है। इसके बाद आपका क्या आ रहा है a1 a2, तो हमने a1 a2 ले लिया। इसके बाद आपका क्या आएगा b1 b2 आएगा, तो b1 b2 हमने ले लिया, ठीक है ना। इतना हो गया ना। अब हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसके सामने ये वाला और b1 c1 के सामने, फिर इसके सामने ऐसे करेंगे, ऐसे हम 3 लगाएंगे मल्टीप्लाई करने के लिए, ठीक है ना। इसके सामने ये, इसके सामने ये आपका प्रोसेस होता है, ठीक है। अब हम x और y की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, देखो x बटे
देखो इसका गुणा इसके साथ B1 C2 फिर माइनस साइन लगाएंगे, फिर B2 C1 का गुणा, ठीक है। देखो B2 और C1 का गुणा, ठीक है। फिर बराबर y लिखेंगे। इसके बाद देखो ये वाला y का कौन सा है, ये वाला है पूरा, ठीक है। तो C1A2 माइनस C2A1, ठीक है। फिर बराबर अचर पद 1 लिखेंगे। अचर पद 1 के लिए कैसे करोगे, देखो A1B2 माइनस A2B1, ठीक है। ये आपका एक्स और वाई के टर्म्स में हमने ये लिख लिया, ठीक है ना। ऐसे आपको हर एक क्वेश्चन में सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब इसके बाद ये आपका क्या होगा, ये आपका जनरल फॉर्म बन गया, फार्मूला एक टाइप का बन गया, ठीक है ना। अब इस फार्मूले में A1B1C1, ठीक है, A2B2C2 का मान रख दोगे तो एक्स और वाई का वैल्यू हमें मिल जाएगा। तो ये आपको इस फार्मूले को याद कर लेना है, ठीक है ना। इतना आप प्रोसेस करने से बच जाओगे, ठीक है ना। तो ये फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा। अब फार्मूला को याद कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। देखो सबसे पहले एक्स लिखेंगे वज्र गुणनफल विधि से, फिर BC लिख लेंगे, फिर BC लिखेंगे, फिर बराबर वाई के लिए CA माइनस CA लिखेंगे, फिर बराबर 1 के लिए AB माइनस AB लिखेंगे, ठीक है ना। यही तो आपका है। देखो अब नंबरिंग कैसे देना मैं आपको बता देता हूँ। देखो नंबरिंग आपको ऐसे देना है 12 21 12 21 12 21, ठीक है ना। ऐसे आपको नंबरिंग देके याद कर लेना, ठीक है। अब ये वाला हम फार्मूला याद कर लेंगे, हर एक क्वेश्चन में इसी फार्मूले में हम रख देंगे। जब आपका एक अद्वितीय हल कहेगा तब हम रजगुणन विधि से इस क्वेश्चन सॉल्व करते थे, तो इसी फार्मूले में वैल्यू रख लेंगे। देखो आपका यही आ रहा है आपका, देखो x डिवाइड बाई B1C2, देखो माइनस B2C1 यही आ रहा है ना, y डिवाइड बाई C1A2 आ रहा है तो C1A2 आपका आ रहा है, माइनस C2A1 आ रहा है तो C2A1 यहाँ पर भी आ रहा है। ऐसे आपका 1 डिवाइड बाई A1B2 आ रहा है तो A1B2 आ रहा है, माइनस A2B2 आ रहा है, B1 आ रहा है तो A2B2 यहाँ पर भी आ रहा है, ठीक है। तो हम ऐसे ही लिख लेंगे x डिवाइड बाई BC माइनस BC, y डिवाइड बाई CA माइनस CA बराबर 1/AB माइनस AB, ठीक है। ऐसे लिख लें। फिर 12 21 आपको हर एक में मल्टीप्लाई मतलब नंबरिंग दे देना है, ठीक है। तो ये वाला फार्मूला याद करके हम हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। ओके अब चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये आपका प्रोसेस था, ठीक है, ये बेसिक्स आपका, ठीक है ना। इतना आपको अगर जो करोगे, यहाँ से भी आपको 2 समीकरण लेकर सॉल्व करोगे तो यहाँ पर वैल्यू रखोगे जो हमने A1B1C1 A2B2C2 हमने निकाला, तो वैल्यू आपको रखना पड़ेगा। लेकिन इतना प्रोसेस आपको बचने के लिए ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब हम फार्मूले से रजगुणन विधि फार्मूले से एक्स और वाई का मान निकालेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले एक्स लिखते हैं, ठीक है, BC माइनस BC, फिर उसके बाद y लिखते हैं, ठीक है, BC फिर इसके बाद क्या आएगा CA माइनस CA फिर बराबर 1, इसके बाद क्या आएगा AB माइनस AB, ठीक है ना, ये आएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे, ठीक है। नंबरिंग हमने क्या कैसे बताया था आपको, देखो नंबरिंग आपको बताया था 12 21 12 21 12 21, ठीक है ना। ये मैंने आपको नंबरिंग बताया था, ठीक है। अब इसको थोड़ा मान रख दो, एक्स और वाई का वैल्यू आपका मिल जाएगा। तो देखो एक्स डिवाइड बाई B1 का मान क्या है आपका, B1 का मान हमने निकाला 1, तो 1 रख देंगे, इंटू C2 का मान हमने क्या निकाला, तो C2 का मान यहाँ पर आपको मिलेगा -8, ठीक है। फिर माइनस साइन लगाएंगे। फिर B2 का मान हमने क्या निकाला, B2 हमने यहाँ से देखो B2 माइनस +2 तो +2 लिख लेंगे। C1 का मान हमारा यहाँ पर -5 तो -5 लिख लेंगे। फिर बराबर ये y के लिए मान रख देंगे हम, C1 का मान आपका क्या है -5, फिर इंटू इसके बाद A2 का मान क्या है आपका, देखो A2 कहाँ पर, यहाँ पर A2 का मान 3 है, ठीक है। फिर माइनस साइन लगाएंगे। फिर उसके बाद देखो C2 का मान कितना है -8, तो -8 इंटू लगाएंगे, ठीक है। फिर A1 का मान कितना 2 है तो हम 2 लिख देंगे, ठीक है। फिर बराबर अब 1, ठीक है, 1 डिवाइड बाई A1B2, तो A1 का मान कितना है 2 है तो 2 लिख दिया,
और B2 का मान कितना है आपका 2 है, तो हमने 2 लिख दिया। फिर माइनस A2 आपका, A2 कितना है, A2 आपका यहाँ पर 3 है, और B1 आपका क्या है, B1 आपका 1 है। इतना हो गया ना। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई करके लिखते हैं x डिवाइड बाई ये -8, ठीक है, ये आपका 2 × 5 = 10, फिर -10 है तो +10 हो जाएगा, ठीक है ना। ये हो गया ना आपका। फिर y वाला लिखेंगे, तो y वाला देखो, y वाला -15 है, ठीक है। फिर -8 × 2 यानी कि 16, -16 प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, +16 हो जाएगा। फिर बराबर इसको सॉल्व करो, 1 4 -3, ठीक है ना। अब देखो थोड़ा सॉल्व करो और थोड़ा सा, x डिवाइड बाई ये आपका -8 में से +10 जाएगा तो कितना बचेगा आपका +2 बचेगा, ठीक है ना। अब देखो ये y, यह आपका +1 बचेगा, -15 में से +16 जाएगा, +1 बचेगा आपका, ठीक है ना। ये देखो ये 4 में से 3 जाएगा तो 1 बच जाएगा आपका, ठीक है। इतना आ गया आपका। अब यहाँ से x y का मान इजी तरीके से निकाल सकते हो, ठीक है। तो इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे, ये आपका 2 समीकरण है, ये आपका 3 मान लेंगे, ठीक है। इसे नंबरिंग कर लेते हैं, ठीक है ना। हर एक प्रोसेस में हम इसको नंबरिंग कर लेंगे, 1 2 3। तो देखो ऐसे सॉल्व कर सकते हो, 1 और 3 लेकर, तो 1 बराबर हम 3 लिखेंगे, तो 1 बराबर 3 लिखोगे तो x डिवाइड बाई 2 बराबर 1 डिवाइड बाई 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x × 1 बराबर ये 2 × 1 हो जाएगा, यानी कि x बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से 2 आ जाएगा, तो x का मान 2 आ गया आपका, ठीक है। अब y का मान कैसे निकालोगे, देखो दूसरा और तीसरा ले लो, बराबर कर लो, ठीक है, यानी कि 2 बराबर 3 कर लो, ठीक है। तो देखो y का मान निकल जाएगा, तो y बटे 1 है बराबर 1 बटे 1, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे यानी कि y बराबर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि हमने ब्रज गुणन विधि से हमने फॉर्मूले में रखकर मान निकाल लेंगे आसानी से, ठीक है, x और y का। तो x का मान आपका 2 आएगा, y का मान हमारा 1 आएगा। अब हमारा सेकंड वाला पार्ट खत्म होता है, ठीक है। अब हम ऐसे थर्ड वाला पार्ट और फोर्थ वाला पार्ट भी करेंगे, ओके। अब हम प्रश्न नंबर 1 का थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो थर्ड पार्ट आपका क्या है, 3x - 5y बराबर 20, ठीक है। तो इसको 20 को ये आपका लेफ्ट साइड में, तो हम राइट साइड में लाएंगे तो ये -20 हो जाएगा, यानी कि 3x - 5y - 20 बराबर 0। इसको हम समीकरण नंबर 1 में ले लेंगे, ठीक है, मान लेंगे, ओके। इस फॉर्म में हमको लिखने आना चाहिए, ओके। अब ऐसे हमारा +20 दाएं पक्ष में, तो हम बाएं पक्ष में लाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, -20 हो जाएगा, यानी 6x - 10y - 40 बराबर 0, यानी समीकरण नंबर 2, ठीक है। इतना तो आपको हर एक क्वेश्चन में आपको करना ही है, ठीक है ना। तो यानी कि समीकरण नंबर 1 को व्यापक रखे समीकरण, ठीक है, इसको तुलना करने पर, और इसको समीकरण नंबर 2 को व्यापक रखे समीकरण, ये आपका क्या है, इससे हम तुलना करेंगे, क्या मिल जाएगा हमारा A1 B1 C1 मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा आपका A2 B2 C2 मिल जाएगा। तो चलो लिखते हैं कंपेयर करके, x के सामने x वाला कंपेयर करेंगे, A1x बराबर क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा आपका ये, तो x से x कट जाएगा आपका, नहीं A1 बराबर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ऐसे इसको हम कंपेयर करेंगे y के सामने y का, ठीक है, यानी कि B1y बराबर -5y, तो y से y कैंसिल, यानी कि B1 बराबर -5 आ गया। ऐसे हम अचर पद के सामने कंपेयर करेंगे, यानी C1 बराबर -20 आ जाएगा, ओके। ऐसे यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे A2x के सामने x वाला कंपेयर करेंगे, यानी कि A2x बराबर 6x के हो जाएगा, तो x से x कैंसिल, यानी कि A2 बराबर 6 आ जाएगा आपका। ऐसे हम y के सामने y करेंगे तो आपको देखो क्या मिलेगा आपका, B2y बराबर -10y, y से y कैंसिल, यानी कि B2 बराबर -10 आ गया आपका, ठीक है। ऐसे C2 की वैल्यू क्या आ जाएगा, -14 आ जाएगा, ओके। हमारा A1 B1 C1 A2 B2 C2 मिल गया। अब हम रेशियो चेक करेंगे, ठीक है। तो A1 बटे A2, A1 आपका कितना 3 है और A2 आपका क्या है 6 है, यानी कि इसको कैसे लिख सकते हो, 3 दूनी 6, 1/2 लिख सकते हो, ठीक है ना। अब B1 B2 का रेशियो निकालो, B1 आपका क्या -5 है और B2 क्या -10 है, माइनस से माइनस कैंसिल, यानी कि ये 1/2 है, इसका भी 1/2 आ जाएगा। C1 बटे C2 का रेशियो निकालो, देखो क्या आ रहा है आपका -20 माइनस C2 क्या आपका, C2 आपका -40 है, तो ये आपका क्या आ जाएगा आपका 1/2, यहाँ से भी आपका आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 2 से 4 जाएगा तो 1/2 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये भी मान बराबर आ गया, ये भी मान बराबर आ गया, इसका भी मान बराबर हो गया। सिंस ऐसे हम लिख सकते हैं A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 बराबर है C1 बटे
C2 के, ठीक है, C1 A1, अब इस देखो इसका पहले मान रख देते हैं, A1/2 1/2 बराबर 1/2 फिर बराबर 1/, तीनों का मान 1/2 है, ठीक है। अतः हम कर सकते हैं A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2। तो ये आपका केस कौन सा बन गया, ये केस नंबर आपका 2 बन गया। इस स्थिति में आपका क्या होता था, ठीक, केस नंबर 2 में क्या होता, अपरिमित रूप से अनेक हल में मिलता है, ठीक है। अतः लिखेंगे, अतः दी गई रैखिक समीकरण युग्म, ठीक है, दी गई रैखिक समीकरण युग्म आपका क्या है, अपरिमित रूप से अनेक हल मिलेगा। ठीक है, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। जो आपका दी गई रैखिक समीकरण युग्म में जो आपका इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर जो 2 आपका थर्ड वाला पार्ट, ये आपका क्या बनेगा, अपरिमित रूप से अनेक हल मिलेगा, ठीक है। तो इस स्थिति में जब अनेक हल में मिलेगा, ठीक है, तो हम ब्रज गुणन विधि से सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। जब हमारा अद्वितीय हल सिर्फ एक हल मिलेगा तभी हम सॉल्व करेंगे। तो थर्ड वाला पार्ट का आंसर क्या होगा, दी गई रैखिक समीकरण युग्म अपरिमित रूप से अनेक हल मिलेगा, ठीक है। ये वाला पार्ट आपका कंप्लीट होगा। अब हम फोर्थ पार्ट करेंगे इसका। अब हम प्रश्न नंबर 1 का फोर्थ पार्ट करते हैं, ठीक है। ये x-3y-7 बराबर 0, उसको हमने समीकरण नंबर 1 मान लिया और इसको हमने समीकरण नंबर 2 मान लिया, ठीक है। अब हम A1 B1 C1 यहाँ से निकालेंगे, A2 B2 C2 हम यहाँ से निकालेंगे, इसके व्यापक रैखिक समीकरण से तुलना करके, ठीक है। प्रोसेस आपका सेम है, इतना प्रोसेस आपको हर एक क्वेश्चन में करना है, ठीक है। तो मान निकालते हैं सबसे पहले, x के सामने x y कंपेयर करेंगे, A1 x बराबर क्या होगा, x आ जाएगा, x से x कट जाएगा, यानी A1 बराबर 1 आ जाएगा, ठीक है, कंपेयर करके। y के सामने y का मान कंपेयर करेंगे तो B1 y बराबर -3y आ जाएगा, y से y कैंसिल, यानी कि B1 बराबर -3 आ जाएगा। अब C1 अचर पद है तो अचर पद के सामने -7 है आपका, ठीक है ना। ऐसे यहाँ पे कंपेयर करेंगे, x के सामने x 3x हो जाएगा आपका, तो x से x कैंसिल हो जाएगा आपका, यानी A2 बराबर 3 आ जाएगा। ऐसे में y के सामने y कंपेयर करेंगे, B2y बराबर -3y के आ जाएगा, तो y से y कैंसिल, यानी कि B2 -3 मिल जाएगा। ऐसे C2 अचर पद है, C2 अचर पद -15 है, ठीक है, वैल्यू मिल गया ना आपको। अब हम इसका रेशियो चेक करेंगे, तो देखो रेशियो चेक करेंगे तो कैसे चेक करेंगे, A1/A2, ठीक है। तो A1 आपका A1 है, A2 क्या 3 है, ये आपको माना गया, ठीक है। B1/B2, B1 क्या आपका -3 है और B2 क्या आपका -3 है, ओके। B2 क्या आपका -3 है, ठीक है। तो आपका क्या आ गया, ये आपका माइनस से माइनस कैंसिल, ये आपका 1 आ गया, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा ना, ये आपका 1 आ गया। अब C1 C2 क्या आपका, देखो इसका मान A1/A2 और B1/B2 को बराबर नहीं है, यानी कि फर्स्ट वाला केस आपका बन रहा है, ठीक है। C1 C2 निकालो या नहीं निकालो, बात आपका एक ही। तो C1 C2 क्या आपका -7 डिवाइड बाई -15, ठीक है, यानी कि 7/15 आ रहा है आपका, ठीक है। यहाँ से हमारा ये बराबर ही नहीं है, ठीक है, हमें केस नंबर 1 आपका मिल जाए। तो केस नंबर 1 आपका क्या है, A1 बराबर A2 बराबर नहीं होता है B1/B2 के, ठीक है। देखो मान रख दो, इसका मान क्या है 1/3 आया और इसका मान B1/B2 का क्या है 1 आया, तो ये आपस में बराबर हो ही नहीं सकता। अतः दी गई रैखिक समीकरण क्या होगा, अतः दी गई रैखिक समीकरण युग्म, दी गई रैखिक समीकरण युग्म आपका क्या होगा, अद्वितीय हल मिलेगा। केस नंबर 1 मिला ना, तो केस नंबर 1 में क्या मिलता है, अद्वितीय हल होता है, अद्वितीय हल। अब हमारा फोर्थ पार्ट क्या मिला है, दी गई रैखिक समीकरण युग्म, जो आपका समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 दे रखा फोर्थ वाले पार्ट में, वो आपका क्या बन रहा है, अद्वितीय हल मिल रहा है। तो अद्वितीय हल जब हमारा मिलेगा तो उस केस में हम व्रज गुणन विधि से इसको सॉल्व करेंगे, x और y का मान निकालेंगे। तो चलो मान निकालते हैं इसके लिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम फार्मूले में रख देते हैं, हमने इस पूरा प्रोसेस बताया आपको सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना। वो चीज़ हमें नहीं करना, सिर्फ फार्मूले में वैल्यू रखना है। तो x पहले लिखते हैं, ठीक है, तो फिर उसके बाद क्या लिखते हैं, y लिखते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद क्या लिखते हैं 1 लिखते हैं, ठीक है ना। तो x यानी कि BC माइनस BC लिखते हैं, इसके बाद क्या लिखते हैं CA माइनस CA लिखते हैं, इसके बाद क्या लिखते हैं AB माइनस AB लिखते हैं, ठीक है ना। यही मैंने आपको मेथड बताया अभी। अब देखो नंबरिंग कैसे करेंगे, देखो नंबरिंग कर देता हूँ मैं, 12 21 फिर 12 21 अल्टरनेट में चलना, 12 21 12 21, ठीक है, फिर 12 21, ये नंबरिंग मैंने कर दिया, ठीक है ना। अब इसमें वैल्यू रख दो, x और y का मान निकल जाएगा आसानी से। देखो x
डिवाइड बाई B1 क्या है आपका, B1 -3 तो -3 हमने ले लिया, इंटू C2 क्या है आपका, C2 यहाँ पर आपका है -15 तो -15 हमने ले लिया, ठीक है। उसके बाद माइनस साइन हमने लगा दिया। अब देखो B2 क्या है आपका, ध्यान से देखो B2 -3 तो -3 हमने ले लिया, इंटू C1 क्या है आपका -7 तो -7 हमने ले लिया, ठीक है। फिर बराबर ये y वाला देखो, y वाला लिखते हैं, ठीक है ना, y वाला लिखेंगे तो C1 का मान कितना है आपका -7 तो -7 इंटू A का मान क्या है आपका, A2 का मान क्या है आपका 3 तो हमने 3 ले लिया, फिर माइनस साइन लगा दिया। C2 का मान क्या है आपका -15 तो -15 इंटू A1 का मान क्या है 1 है तो 1 ले लिया हमने, ठीक है ना। अब बराबर 1 डिवाइड बाई करो, A1 का मान कितना 1 है, इंटू B2 का मान क्या है आपका -3 तो -3 रख लेंगे। फिर A2 का मान क्या है आपका, A2 3 है तो 3 रख लिया, और B1 क्या है आपका B1 -3 तो हमने -3 रख लिया। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, ठीक है, तो x डिवाइड बाई क्या आ जाएगा आपका, x डिवाइड बाई देखो ये 15 × 45 माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो 45 माइनस 3 × 7 21 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि माइनस ही आ जाएगा आपका, यानी कि 21, ठीक है ना। फिर बराबर आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से ये आपका सॉल्व हो गया। फिर बराबर y के लिए सॉल्व कर लो, 7 × 21 माइनस साइन आ जाएगा, ठीक है। फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है ना, 15 का गुणा 1 में करोगे तो 15 ही आ जाएगा प्लस साइन के साथ। इसको सॉल्व करो, 1 ये -3 हो जाएगा, ये 3 × 3 -9 हो जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +9 बच रहा है, ठीक है ना। अब देखो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करो इसको, देखो x डिवाइड बाई ये क्या हो जाएगा 2, ये आपका क्या बच रहा है आपका, ये 24 बचेगा, ठीक है ना, बराबर। अब ये देखो इसको सॉल्व करो, y बराबर -6 बचेगा, सॉरी y डिवाइड बाई -6 बचेगा आपका। अब देखो इसके बाद ये वाला 1 +9 में से -3 जाएगा तो +6 बचेगा आपका, ठीक है ना। अब हमारा x और y का आराम से सॉल्व कर सकते हो, यहाँ से देखो सॉल्व कर लो। इसको हम 1 मान लेते हैं, इसको हम 2 मान लेते हैं, इसको हम 3 मान लेते हैं। ऐसे ही मैंने आपको बताया था सॉल्व करने के लिए, पहले 1 और 3 को ले लो, ठीक है ना, 1 और 3 को ले लो, तो 1 और 3 से हम सॉल्व करते हैं, 1 बराबर 3, ठीक है। तो 1 और 3 के लिए सॉल्व करते हैं, ये x डिवाइड बाई 24 बराबर 1/6। तो यहाँ से आपका देखो मान क्या आ रहा है, ये आपका 6 चौक को 24, 4 बार में जाएगा ना, ये आपका कट जाएगा, यानी कि x बराबर क्या आ जाएगा 1 गुणे इधर जाएगा 4 आ जाएगा, यानी कि x का मान क्या आ गया आपका, x का मान 4 आ गया, ठीक है ना, x बराबर 4 आ गया यहाँ से। अब देखो 1 और 3 लेकर हमने सॉल्व करेंगे इक्वल करके, अब हम 2 और 3 लेकर सॉल्व करेंगे, ठीक है। ऐसे ही मैंने आपको प्रोसेस बता रखा है, 2 बराबर 3 ले लेंगे, ठीक है, बराबर करके रखो तो देखो y का मान निकल जाएगा, तो y बराबर y डिवाइड बाई -6 बराबर 1/6, तो 6 से 6 कट जाएगा तो -1 बचेगा आपका, तो y -1 उधर गुणा होगा तो -1 गुणे 1 प्लस के साथ 1 के साथ गुणा हुआ, यानी कि y बराबर क्या आ जाएगा आपका -1, तो y का मान -1 होगा, x का मान +4 आ गया, ठीक है ना। यहाँ से यानी फोर्थ वाले पार्ट का ब्रज गुणन विधि से x का मान 4 निकाल लिया और y का मान हमने -1 निकाल लिया, ठीक है। यही आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। अब हमारा प्रश्न नंबर 1 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में आपको प्रश्न नंबर 2 से कराऊंगा। ओके, थैंक यू।